डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग का। लेक्चर फर्स्ट में मैंने ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस किया था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज है। तो देखिए, हमने कहा केमिकल बॉन्डिंग जो है इट इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर? एटम्स आपस में क्यों बॉन्ड बनाते हैं? इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर? तो हमने ये भी कहा था कि ये बॉन्डिंग जो है इट्स बेसिकली यूनियन बिटवीन द एटम्स। इज दिस क्लियर? ये यूनियन जो है तीन तरीके से हो सकती है, जिसमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसको आप आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और दूसरा होता है जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग होता है, जिसको आप कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और तीसरा होता है अनइक्वल कंट्रीब्यूशन बट म्यूचुअल शेयरिंग, जिसको आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कहेंगे। लेकिन आज हम काज पढ़ेंगे व्हाई एटम्स रिएक्ट, व्हाई डू दे फॉर्म बॉन्ड्स, क्या लॉजिक है, क्या काज है। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट काजेस है केमिकल बॉन्डिंग के। फर्स्ट काज जो है इसमें कुछ लिमिटेशन है, लेकिन जो हम काज सेकंड पढ़ेंगे दैट इज वैलिड थ्रू आउट, दैट इज द यूनिवर्सल काज। इज दिस क्लियर? देखिए, फर्स्ट काज जो है दैट इज, सो फर्स्ट रीजन व्हाई केमिकल बॉन्डिंग ऑकर्स, नंबर फर्स्ट इज टू एक्वायर electronic configuration of as that of a nearest noble gas. देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक जो है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस is that to acquire electronic configuration as that of a nearest noble gas. देखिए, हमने आपको कल बताया था कि ग्रुप 18, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 देखेंगे, जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, हमारे इस ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स आते हैं दैट इज हीलियम, इसके बाद देखिए नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। देखिए, ये हमारे पास ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, जिन्हें आप नोबल गैसेस कहते हैं, जिन्हें आप प्रीवियसली इनर्ट गैसेस कहलाया करते थे। लेकिन फिर इसके बाद मैंने कहा कि इनमें थोड़ा केमिकल रिएक्टिविटी है, कुछ कंपाउंड से बनाते हैं, इसलिए हमने कहा कि इनको नोबल गैसेस कहेंगे। देखिए, अगर आप हीलियम की बात करेंगे, हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इसके बाद देखिए, अगर नियान की बात करेंगे इट इज 1s2, इसका एटॉमिक नंबर है 10, एटॉमिक नंबर है 2, 1s2 2s2 2p6। आउटर शेल जो है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, सो ये इसकी आउटर शेल है। क्लियर? आउटर शेल में अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे इट विल कम आउट टू बी 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8। इन द सेम वे अगर आप एर्गॉन की बात करेंगे, एर्गॉन का जो आउटर मोस्ट शेल होगा दैट इज 3s2 3p6। इन द सेम वे अगर आप क्रिप्टॉन की बात करेंगे, इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 4s2 4p6। और अगर आप ज़ीनॉन की बात करेंगे इट विल बी 5s2 5p6। मैं आउटर शेल की बात कर रहा हूं। और अगर आप रेडॉन में जाएंगे इट विल बी 6s2 6p6। इज दिस क्लियर? यानी अगर आप नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कीनली मॉनिटर करेंगे, आप देखेंगे इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एक्सेप्ट हीलियम, रेस्ट ऑल द नोबल गैसेस, रेस्ट ऑल द inert gases have electronic configuration as that of ns2 np6। तो मींस अगर आप ग्रुप 18 एलिमेंट्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, सर इट इज ns2 np6। n क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहां नियॉन में इसका वैल्यू है 2, एर्गॉन में इसका वैल्यू है 3, क्रिप्टॉन में इसका वैल्यू है 4, ज़ीनॉन में इसका वैल्यू है 5, रेडॉन में इसका वैल्यू है 6। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। तो देखिए, अगर आप हीलियम को छोड़ के बाकी सारे नोबल गैसेस को स्टडी करेंगे, आप देखेंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नियॉन में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, एर्गॉन में भी 8 है। तो ns2 np6 जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो मींस इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप ऑक्टेट कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो हमने ये एज्यूम किया
हमने यहां पर यह डिड्यूस किया कि जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकली इनर्ट होता है, वो बिल्कुल उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, मींस वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई सबस्टेंस रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आप ये डिड्यूस करेंगे कि वो सबस्टेंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम है वो सबस्टेंस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और ये इनकी केमिकल इनर्टनेस हमने किसको असाइन की, दैट इज वी हैव असाइन्ड दिस केमिकल इनर्टनेस टू दिस ऑक्टेट। इनके आउटर मोस्ट शेल में बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट हीलियम जिसमें डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन रेस्ट ऑल द noble gases have 8 electrons in their outermost shell. That is why we have assigned their chemical inertness to this octet. So means जिस एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो केमिकली इनर्ट है, इसलिए दैट विल नॉट अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? तो मींस केमिकल इनर्टनेस इज लिंक्ड टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। इसलिए हर कोई एलिमेंट कोशिश करता है मुझे भी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिले जैसे किनकी है, नोबल गैसेस की। इसलिए हर कोई एटम कोशिश करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, मैंने कल भी बताया था। ये इंट्रैक्शन जो होता है, ये यूनियन जो होता है, इट ऑकर्स थ्रू द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्टेट कैसे पॉसिबल हो, कभी लॉस होता, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर ये गेन किया हो, ये गेन भी कर सकता है जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, समझाएंगे आगे। और ये शेयर भी कर सकता है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तरीके हैं इसके पास। ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता या गेन करता या इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इज दिस क्लियर? इस चीज का नाम है, यहां पर जो हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्टेट रूल। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मींस एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, दे रिएक्ट टुगेदर, they undergo bond formation in order to acquire 8 electrons in their outermost shell. ये octet rule जो है लिव्स एंड कॉजल ने दिया था, लिव्स एंड कॉजल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, so we can write, देखिए ऑक्टेट रूल में हम क्या पढ़ेंगे, एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंटर इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का ही नाम है केमिकल बॉन्डिंग। एंटर इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन so atoms of various elements enter into chemical combination so as to acquire 8 electrons in their outermost shell through redistribution of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो फर्स्ट रीजन, फर्स्ट लॉजिक जो है, ऑल्दो इट्स नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट, इसमें कुछ लिमिटेशंस अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन लॉजिक ये है, फर्स्ट रीजन, फर्स्ट काज जो है केमिकल बॉन्डिंग का, हमने कहा जब हम नोबल गैसेस को स्टडी करते, इनके आउटर मोस्ट शेल में हर किसी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेप्ट हीलियम जिसमें डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज दिस क्लियर? तो इसके बाद जब हम नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन को स्टडी करते हैं, यहां देखिए इसमें 2s2 2p6 है। इनकी जो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने कहा था, दैट इज ns2 np6, मींस ओवरऑल टोटल जो है इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस बना के ये डिड्यूस किया कि जिस एलिमेंट में, जिस एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एटम जो है वो केमिकली इनर्ट होता है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बिकॉज नोबल गैसेस बहुत इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है,
इज दिस क्लियर? तो ये केमिकल इनर्टनेस हमने लिंक की टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसीलिए हमने कहा कि हर कोई एलिमेंट कोशिश करता है, हर कोई एटम कोशिश करता है कि मुझे भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, बिकॉज हर कोई चीज कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी को अचीव। केमिकल बॉन्डिंग इज लिंक टू स्टेबिलिटी। अगर केमिकल बॉन्डिंग स्टेबिलिटी के साथ लिंक है तो हर कोई चीज कोशिश करता है कि स्टेबलाइज होने की। दैट इज वाई हर कोई एटम कोशिश करता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दिस ऑक्टेट इज लिंक्ड टू केमिकल इनर्टनेस। अब ये कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? ये यूनियन करता है एटम्स के साथ, या तो अपने एटम के साथ यूनाइट होता है या किसी दूसरे एटम के साथ यूनाइट करता है। और ये यूनियन कैसे पॉसिबल है? ये इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, कभी लॉस करता है। लॉस करने से अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, गेन करने से अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, या इक्वल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग करने से अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, या अनइक्वल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग से अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है किसी एटम का तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट रीजन जो है दैट इज ऑक्टेट रूल, यानी एलिमेंट्स एंटर इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन सो एज टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए थोड़ा इसके लिमिटेशंस पे आ जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हमने कहा फर्स्ट काज जो है दैट इज टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ ए नियरेस्ट नोबल गैस। लेकिन ये काज जो है इट इज नॉट वैलिड थ्रू आउट, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। हमने कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे जहां पर ऑक्टेट या तो कम है, 8 से कम है, या किसी में सुपर ऑक्टेट होता है, मींस मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहां पर हम स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये ऑक्टेट रूल वहां पर कंप्लीटली फेल होता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है तो आप कहेंगे फिर ये अनस्टेबल होगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी है, दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स, दे एग्जिस्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड देखिए, बोरॉन जो है ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे बोरॉन होता है ग्रुप 13 में, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम होता है। तो देखिए बोरॉन के पास मैंने कहा कि यहां देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, प्रोवाइडेड इट इज नॉट ए ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है तो हर किसी बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते। तो देखिए अगर आप यहां बोरान की बात करेंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मीन्स 2, इक्वल कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल शेयरिंग, ये इसको भी बिलोंग करता है, ये डुप्लेट इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है। यहां पर देखिए कितने आ गए, 4, और यहां पर देखिए कितने आ गए। तो मीन्स बोरान जो सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी कहा ऑक्टेट रूल, मैंने कहा कि atoms react so as to acquire electronic configuration as that of a nearest noble gas। तो मैंने कहा कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो यहां देखिए बोरान की अगर आप बात करेंगे, यहां सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इज दिस क्लियर? इसे 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आप कहेंगे सर तब ये मॉलिक्यूल, तब ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड नहीं, ये एग्जिस्ट करता है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इसलिए यहां पर ऑक्टेट रूल जो है इट्स नॉट वैलिड हियर। इज दिस क्लियर? तो इन द सेम वे अगर आप एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करेंगे, AlCl3 की बात करेंगे, देखिए AlCl3 की जब आप बात करेंगे यहां पर भी इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इज दिस क्लियर? तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इन एक्चुअल सेंस में एग्जिस्ट करते। सच मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट प्रैक्टिकली, दैट इज व्हाई दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आप दूसरा क्लास ऑफ कंपाउंड देखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, देखिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सीड करता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां कैसे ऑक्टेट रूल अप्लाई करेंगे हम? तो वहां पर ऑक्टेट रूल हमें स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करेंगे, देखिए इसमें 5 बॉन्ड्स हैं,
5 बॉन्ड्स है। मैंने कहा कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोवाइडेड इट्स नॉट एन ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो देखिए, अगर आप पीसीएल5 की बात करेंगे, पीसीएल5 में देखिए, पीसीएल5 में देखिए, अगर आप फास्फोरस पे देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से और 2, टोटल हमारे इस फास्फोरस पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मींस ऑक्टेट इसने एक्सीड कर लिया। यहां पर भी ऑक्टेट रूल हमें स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। या अगर आप सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करेंगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जिसको आप कहते हैं, ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। और अगर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो मींस ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां सल्फर पे देखिए, टोटल 6 बॉन्ड्स हैं, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर ने भी अपना ऑक्टेट एक्सीड कर लिया। आपने अभी पढ़ा कि ऑक्टेट रूल मींस के 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, जिस एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में है, वो एटम बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स को, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं या कोई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है जहां पर ऑक्टेट एक्सीड कर रहा है, सुपर ऑक्टेट बनता है, तो उन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी हमारा ऑक्टेट रूल जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ये हम ऑक्टेट रूल जो है इट इज वैलिड। तो यूजुअली क्या करता है, एटम कोशिश करता है कि इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। इज दिस क्लियर? बिकॉज ऑक्टेट जिसमें कंप्लीट होगा वो एटम जो है वो केमिकली इनर्ट होगा, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसके बाद जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रीजन है काज जो है केमिकल बॉन्डिंग का, वो हम पढ़ेंगे, दैट इज टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इज दिस क्लियर? लेट्स टेक काज 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए, काज सेकंड जो है, मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग इज लिंक्ड टू स्टेबिलिटी। तो काज सेकंड जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो हर किसी जगह एप्लीकेबल है, चाहे जिसका जिसका ऑक्टेट कम है या सुपर ऑक्टेट है। इज दिस क्लियर? इन एक्सेप्शंस को भी ये एक्सप्लेन करता है। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड काज है, दैट इज टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, second cause is to decrease the potential electrostatic potential energy of the system। तो यहां लिखेंगे that is to acquire a state of minimum energy and maximum stability। देखिए, maximum stability इसको समझाएंगे हम। maximum stability बेसिकली बॉन्डिंग का यही लॉजिक है कि ये सिस्टम की एनर्जी को कम करता है और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। देखिए, समझाएंगे। मैं पहले आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लिखेंगे। पहले वे 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, फैक्ट फर्स्ट क्या है, आप पहले इसको समझने से पहले मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट वाइटल फैक्ट्स बताता हूं जो कि हमारे इस काज सेकंड को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट देखिए, आप लिखेंगे मिनिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हर कोई चीज कोशिश करता है कि मेरे पास एनर्जी कम से कम रहे। जिस चीज में एनर्जी कम है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए, ऐसे समझाएंगे। अगर आपके पास सपोज हम 2 पॉइंट, सपोज यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, 2 पॉइंट्स हमने लिए। सपोज यहां पर कोई चीज है, सपोज यहां पर हमारे पास एक पत्थर है, स्टोन है, और इस पत्थर को हमने यहां पीक पे लिया, सपोज माउंटेन के पीक पे लिया। यहां इनिशियली बेस पे ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इट विल स्टे एट अ फिक्स्ड प्लेस। लेकिन जो ही आप इस पे काम करते हैं और आपने इसको पीक पे लिया, और ये जो आपने काम किया ये इसमें स्टोर रहेगा एज पोटेंशियल एनर्जी, मींस यहां पर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस पीक पे ये स्टोन जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। आप थोड़ा इसको इनिशिएट करेंगे, धक्का देंगे, नीचे आ जाएगा, बिकॉज यहां पर इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये पता चला जिस चीज में एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, और जिस चीज में एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हर कोई चीज जो होता है कोशिश करता है कि मेरे पास एनर्जी कम रहे। तो
इसलिए मैंने कहा मिनिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर? और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है दैट इज इसका अपोज्ड है, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी मींस मिनिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम एनर्जी मींस मिनिमम स्टेबिलिटी। यहां देखिए एनर्जी बहुत मैक्सिमम है, एनर्जी जो है यहां पर मैक्सिमम है और यहां स्टेबिलिटी बहुत कम है। एनर्जी यहां देखिए लोअर पोजीशन पे बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इज दिस क्लियर? तो मैक्सिमम एनर्जी मींस मिनिमम स्टेबिलिटी। यहां थोड़ा आप इनिशिएट करेंगे, इसको धक्का देंगे, ये नीचे आ जाएगा। यहां अगर आप काम भी इस पे करेंगे ये मूव नहीं करेगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इज दिस क्लियर? तो यहां ये पता चला कि जिस चीज में एनर्जी ज्यादा होती है वो चीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसलिए मैंने कहा मिनिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम एनर्जी मींस मिनिमम स्टेबिलिटी। लेकिन अब ये मिनिमम एनर्जी कैसे अचीव हो जाएगी? इज दिस क्लियर? तो देखिए यहां पर तीसरा फैक्ट हम लिखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस decrease the energy of the system. Attractive forces decrease the energy of the system. अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज मिनिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हेंस इंक्रीज इट स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बचपन में देखा होगा जब हम मैग्नेट्स के साथ खेलते थे, मैग्नेट्स का नॉर्थ और साउथ पोल जब हम नजदीक लाते ये अट्रैक्ट करते और बहुत स्टेबल सिस्टम बनता। अट्रैक्शन से एनर्जी बाहर निकलती है तो मेन सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने कहा अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हेंस इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। लेकिन जब आपने देखा होगा जब हम दो लाइक पोल्स को नजदीक लाते ये रिपेल करता है, तो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। दैट इज व्हाई जब आप इन दो मैग्नेट्स को नजदीक लाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप कितना भी कोशिश करेंगे दे विल नॉट कम क्लोजर, बिकॉज रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है और सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो लिखिए फोर्थ फैक्ट हम लिखेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस increase the potential energy of the system. The potential energy of the system. एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है एंड हेंस डिक्रीज इट स्टेबिलिटी। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अभी जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेंगे वहां हम इनको अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने कहा रिपल्सिव फोर्सेस से एनर्जी बढ़ जाती है और जिस चीज में एनर्जी ज्यादा है वो उतना ज्यादा अनस्टेबल है। इज दिस क्लियर? मैं ऐसे समझाऊंगा, एक लेमेन्स एग्जांपल से समझाएंगे। अगर सपोज मेरे क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के जेब में 500 रुपीज है और दूसरा स्टूडेंट उसके जेब में 20 रुपीज है, लेकिन ये दोनों स्टूडेंट सेम लोकेशन से आते हैं, एक ही प्लेस से आते हैं और अपने सेंटर, अपने इंस्टीट्यूशन में आते हैं पढ़ने के लिए। और देखिए इनके जो बस फेयर है वो 10 रुपीज है एक साइड से और 10 रुपीज है दूसरे साइड से। अब ये जो स्टूडेंट फर्स्ट है जिसके पास 20 रुपया है, उसने 10 रुपया दिए और अपने इंस्टीट्यूशन में आ गया, स्कूल में आ गया पढ़ने के लिए। अब इसके पास 10 रुपया खाली है और इसको पता है जब मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे पास 10 रुपया है, बस फेयर है, तो मैं जाऊंगा और घर पहुंचूंगा। लेकिन ये जो स्टूडेंट सेकंड है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, 500 रुपीज है। जब भी घर से आता है अपने क्लासरूम में आता है तो ये कहता है कि मैंने 10 रुपया दिए, अभी 490 है और इसके बाद 10 रुपया यहां से दूंगा, 480 है। अरे क्यों ना मैं जाऊं किसी रेस्टोरेंट पे, लंच करूं, लंच करने के बाद एंजॉय करने के बाद घर जाएंगे, बिकॉज मेरे पास एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। ये जिसके पास एनर्जी कम थी बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये दिन भर क्लास में बैठता है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसके बैकअप माइंड में रहता है कि अरे मेरे पास तो पैसे हैं, मैं क्यों क्लास दूं, लेट मी लीव। ये चला जाता है, एंजॉय करने के बाद ये घर जाता है शाम को। तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। मीन जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो
उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये एनर्जी डिक्रीज करने के लिए एक तरीका है, दैट इज अट्रैक्शन। Attraction leads to the decrease in energy and hence increase in stability. Repulsion leads to the decrease in energy. Repulsion leads to the increase in energy and hence decrease in stability. मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग जो है इट इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। केमिकल बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे ये दो एटम्स नजदीक आ गए। अगर ये नजदीक आ गए तो इनके बीच में यूनियन होता है, मीन्स बॉन्ड बनता है। बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी समझाएंगे। इनके बीच में बॉन्ड बनता है। ये बॉन्डिंग जो है, तो बॉन्डिंग में बताइए कौन से फोर्स डोमिनेट होने चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाएगी, ये भाग जाएंगे एटम, तो अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मीन्स बॉन्डिंग में जो फोर्स डोमिनेंट होता है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। अभी समझाएंगे दोनों फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है रिपल्सिव फोर्स को, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस, तब जाके बॉन्डिंग होगी। अदरवाइज बॉन्डिंग में अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये भाग जाएंगे दो एटम्स। जब ये भाग जाएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? तो यही बॉन्डिंग में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। अब देखेंगे हम इन चार फैक्ट्स को अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे। लेट्स अप्लाई दीज फोर फैक्ट्स on the very first molecule, that is on hydrogen molecule. इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेंगे। देखिए, अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी है 2। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, दैट्स कॉल्ड एटॉमिसिटी। इज दिस क्लियर? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें इट्स मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। मैंने कहा हाइड्रोजन एटम नेसन जो है, आपने हाइड्रोजन एटम नहीं देखा होगा, लेकिन ये जल्दी जल्दी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करने के बाद H2 मॉलिक्यूल होता है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, मींस यहां पर बॉन्ड बनता है। इज दिस क्लियर? बॉन्डिंग लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एटम, इसको हम डिजिग्नेट करेंगे HA से और इसको हम डिजिग्नेट करेंगे HB से। ये दोनों के दोनों सेम है, लेकिन मैंने समझाने के लिए थोड़ा बहुत इनको डिजिग्नेट किया। अदरवाइज ये दोनों सेम सिमिलर आइडेंटिकल एटम से बना है, तो हम HA और HB नहीं लिख सकते। लेकिन समझाने के लिए मैं एज्यूम करता हूं, लेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, लेट अस डिजिग्नेट आवर फर्स्ट हाइड्रोजन HA और HB से हम डिजिग्नेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सर ये अलग हाइड्रोजन है, ये अलग नहीं, आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स हैं। लेकिन समझाने के लिए मैंने कहा सपोज ये हाइड्रोजन एटम को हम डिजिग्नेट करेंगे A से और इस हाइड्रोजन एटम को डिजिग्नेट करेंगे B से। दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। तो मींस आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एटम के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। देखिए, जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम जो है HA, इस HA में जो है इसका न्यूक्लियस होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड और इसका इलेक्ट्रॉन होगा। इस न्यूक्लियस को हम कहेंगे HA और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे EA। दैट इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय HA एंड इट्स इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय EA। और दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है, तो देखिए ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं। यहां पर हम न्यूक्लियस को डिजिग्नेट करेंगे HB से और यहां इसके इलेक्ट्रॉन को हम डिजिग्नेट करेंगे EB से। दैट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम B, दैट्स न्यूक्लियस ऑफ एटम B। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम A, दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम A। ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। समझाने के लिए मैंने कहा, मैंने इनको डिजिग्नेट किया A एंड B से, अदरवाइज ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब देखिए, तो मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहां देखिए, जब ये 2 हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आते हैं, यहां पर 2 किस्म के फोर्सेस ऑपरेट होता है। एक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन EA एंड इलेक्ट्रॉन EB। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो है दे विल अट्रैक्ट। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और यहां पर जो फोर्स ऑपरेट होता है दैट इज कॉल्ड रिपल्शन। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है और सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा फोर्स ऑपरेट होता है इस इलेक्ट्रॉन EA और न्यूक्लियस EB के बीच में। ये कौन सा फोर्स है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये
नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो अट्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये भाग जाएंगे, ये तो रिपल्शन हो रहा है। इसके बाद देखिए इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो है और इसका न्यूक्लियस, तो यहां पर देखिए ये अट्रैक्शन हो जाएगा। तो means you have two types of forces operating in case of hydrogen molecule. One type of force is the repulsive forces between the like charges, and second is attractive force between unlike charges. देखिए two types of forces operate हो रहे हैं, two types of forces are operating, two types of forces are operating. देखिए फर्स्ट जो है रिपल्सिव फोर्स, मैंने भी कहा रिपल्शन लीड्स टू द इंक्रीज इन एनर्जी एंड हेंस डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। रिपल्सिव फोर्स जो है बिटवीन EAEB means electron of atom A, electron of atom B, and HAHB, that is nucleus of atom A and nucleus of atom B. क्लियर? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसके बाद देखिए दूसरा जो है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस किनके बीच में है? इलेक्ट्रॉन EA और न्यूक्लियस HB, इसके बाद एंड इलेक्ट्रॉन EB और न्यूक्लियस HA। तो मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो टाइप्स के फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं, बॉन्डिंग में दोनों के दोनों फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं। फर्स्ट फोर्स है लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है और जिस चीज की एनर्जी ज्यादा है वो उतना अनस्टेबल होता है, तो बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी। और अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, अट्रैक्शन से एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। अगर इन दो फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट अट्रैक्शन है तब बॉन्डिंग होगी, अगर इन दो फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट रिपल्शन है तब बॉन्डिंग नहीं होगी। तो मींस इन दो फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट अगर अट्रैक्शन है सर बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, अगर इन दो फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट रिपल्शन है सर बॉन्डिंग विल नॉट टेक प्लेस। तो बॉन्डिंग में अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी डोमिनेट, दे शुड डोमिनेट our repulsive forces. Bonding में attractive forces should dominate over repulsive forces, then only bonding will take place, otherwise bonding will not take place. अगर repulsive force dominate कर गए attractive force को, then bonding will not take place. Let's explain this graphically. देखिए इसका आप क्या लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं समझाऊंगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कैसे अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है और किस पोजीशन पे बॉन्ड बनता है। लेट्स एक्सप्लेन इट। देखिए हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द एटम्स, पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे और इसके बाद यहां पर हम आर लेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये आर जो है इट इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस। तो आर जो है, आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। सपोज ये दो हाइड्रोजन टर्म्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। इज दिस क्लियर? तो पहले देखिए यहां से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, potential energy negative means decrease in energy, positive means increase in energy, positive means increase in energy, increase in energy means decrease in stability, decrease in energy means increase in stability। देखिए इनिशियली अगर दो हाइड्रोजन एटम्स, सपोज ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये बहुत दूर है, अगर दो हाइड्रोजन एटम बहुत दूर है, That's at infinite distance. Infinite distance means ये वो डिस्टेंस है एटम्स के बीच में जिस डिस्टेंस पे दो एटम्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, कोई इंटरेक्शन नहीं है। जब दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है हम कहेंगे इनफिनिट डिस्टेंस। इनफिनिट डजंट मीन कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, नहीं, ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमारी दो हाइड्रोजन एटम्स जो है, ये हमारे एटम्स जो है, दे विल नॉट इंटरेक्ट। व्हेन द टू एटम्स विल नॉट इंटरेक्ट वी अज्यूम दैट
सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में इन्फिनिट डिस्टेंस है। इन्फिनिट डिस्टेंस मींस कि दे विल नॉट इंटरेक्ट ईच अदर। यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलेंगे। दैट्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो मींस potential energy of this atom is independent, means electrostatic potential energy of this hydrogen atom is independent on the presence of another hydrogen atom। क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये एटम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है और ये एटम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, न चेंज करता है, न इंक्रीज न डिक्रीज करता है, बिकॉज ये बहुत दूर है। जब ये दूर है तो दे विल नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वी से दैट द डिस्टेंस इज इन्फिनिट। जब इन्फिनिट डिस्टेंस है जहां पर हाइड्रोजन एटम्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो मींस कि यहां पर ये एटम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये एटम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, चेंज नहीं करता, चाहे इंक्रीज या डिक्रीज करे, इस दिस कोई इंटरेक्शन नहीं। तो मींस व्हेन आर इज वेरी वेरी फार, when the distance between the two atoms is very large, means you can say infinite distance, अब ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उस वक्त हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। सपोज आर यहां से इंक्रीज हो रहा है, यहां से डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहां से इंक्रीज होती है और यहां से डिक्रीज होती है। मींस व्हेन द टू हाइड्रोजन एटम्स आर फार अवे, तो हम यहां पर आर लिखेंगे ऐसे, ये डिस्टेंस है बिटवीन द टू न्यूक्लियस। तो देखिए, तो व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज बिटवीन द टू एटम्स, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। सो दिस इज द जीरो पोटेंशियल एनर्जी, बहुत दूर है, दे विल नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, अब मैं धीरे धीरे इन हाइड्रोजन एटम्स को नजदीक लाता हूं। जब ये दो हाइड्रोजन एटम्स नजदीक आ जाएंगे, इनिशियली जो है अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो जाएगी, अट्रैक्शन विल टेक प्लेस। अट्रैक्शन किसके बीच में? सर आपने भी बताया, अट्रैक्शन किसके बीच में? देखिए, ये HA है, ये न्यूक्लियस HA, ये न्यूक्लियस HB है, अभी मैंने समझाया HB, ये इलेक्ट्रॉन EB है और ये इलेक्ट्रॉन EA है। इसके बीच में अट्रैक्शन और इसके बीच में अट्रैक्शन। मींस जब दो हाइड्रोजन एटम दूर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। जब ये नजदीक आ जाएंगे, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग। यहां इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। मैंने कहा अट्रैक्शन लीड्स टू द डिक्रीज इन एनर्जी एंड हेंस इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। तो जब अट्रैक्शन हो जाएगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। तो डिक्रीज मींस नेगेटिव की तरफ जाएगा। देखिए, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर जो दो एटम्स है, आप इनको कहेंगे सेपरेट एटम्स, सेपरेटेड एटम्स है, यहां पर सेपरेटेड एटम्स है। लेकिन यहां पर इस डिस्टेंस पे ये नजदीक आ रहे हैं, इनको कहते हैं अप्रोचिंग एटम्स, अप्रोचिंग एटम्स। सर ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों एनर्जी डिक्रीज हो रही है? मैंने कहा दो एटम्स बहुत दूर है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है एक दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी पर, लेकिन जब ये नजदीक आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज 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 डिक्रीज। लेकिन एक स्टेज पहुंच जाता है जिस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है। जब अट्रैक्शन मैक्सिमम है, सिस्टम से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। इसलिए मैंने कहा जब ये दो अप्रोच एटम्स नजदीक आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जो ही नजदीक लाते हैं और ज्यादा अट्रैक्शन होती है, और ज्यादा अट्रैक्शन होती है। ये अप्रोच करते हैं, लेकिन एक स्टेज पहुंच जाता है जिस स्टेज पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। I mean, attractive forces are maximum, dominant attractive force है यहां पर। इसके बाद जो ही आप इनको फर्दर क्लोज लाएंगे, नाउ रिपल्शन फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग। अब रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है, ये एटम भाग जाएंगे और स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। और आप देख ले यहां पर स्टीप राइज हो रहा है एनर्जी में, लाइक दिस, एनर्जी राइजेस स्टीपली। तो देखिए यहां पर क्या है, ये सेपरेटेड एटम्स थे, एटम्स बहुत दूर थे, कोई इंट्रैक्शन नहीं, लेकिन आपने नजदीक लाया। नजदीक लाने पे क्या हुआ? नजदीक लाने पे अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग। तो जो ही आप और नजदीक लाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अट्रैक्शन सीवियर हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, यहां पर इस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है, और जिस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है, आप कहेंगे सर यहां पर भी एनर्जी है, यहां पर एनर्जी जीरो था, यहां पर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सबसे डिक्रीज, सबसे
मैक्सिमम डिक्रीज कहां पर होता है? इस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है सिस्टम की, मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मींस यहां पर इस पॉइंट पे सबसे बहुत कम एनर्जी है, इस पॉइंट पे एनर्जी सिस्टम की बहुत कम है, बिकॉज यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डोमिनेट अट्रैक्टिव फोर्स है यहां पर। इसके बाद जो ही आप इनको और नजदीक लाएंगे, अब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे। जब रिपल्शन बढ़ जाएगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज अब्रप्टली, और ये भाग जाएंगे। तो देखिए यहां पर स्टीप राइज हो रहा है। अब आप कहेंगे सर यहां पर अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, तो केमिकल बॉन्डिंग से एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। तो क्या आप यहां कहेंगे यहां बॉन्ड बनता नहीं, ये तो एटम सेपरेट है, यहां पर अप्रोचिंग एटम्स है। हाँ सर यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या इस अट्रैक्टिव फोर्स को भी बॉन्ड कहेंगे? यहां पर भी अट्रैक्शन है, यहां पर भी अट्रैक्शन है, यहां पर भी अट्रैक्शन है, यहां पर भी, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेट अट्रैक्शन कहां पर है? इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा डोमिनेट अट्रैक्शन है। सबसे मिनिमम एनर्जी कहां है? सबसे मिनिमम एनर्जी इस पॉइंट पे है, और इसी मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स को आप बॉन्ड कहेंगे। सो बॉन्ड इज नथिंग, इट इज द मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू एटम्स। आप कहेंगे सर अट्रैक्शन यहां पर भी थी, यहां पर भी, यहां क्या यहां पर भी बॉन्ड कहेंगे? नहीं, बॉन्ड क्या है? इट्स द मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। और जिस पॉइंट पे ये अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉन्ड। सो बॉन्ड इज द मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू एटम्स। और इस वक्त जो दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस रहेगी, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इस डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस पे हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है, सच डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, और इट इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां पर देखिए इस डिस्टेंस का नाम मैं ऐसे डिजिग्नेट करूंगा, आर विद सबस्क्रिप्ट 0, दिस लेंथ इज कॉल्ड, दिस r0 इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का दूसरा नाम है बॉन्ड लेंथ, bond length. So what is bond length? Bond length is nothing, it is the distance between the two nucleus. It's the distance between the two nucleus where attractive forces are dominant over the repulsive forces, or you can say it's the distance between the two nuclei where potential energy of the system is minimum and stability of the system is maximum. That distance is called इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स बहुत दूर थे, कोई इंट्रैक्शन नहीं, नजदीक लाया हमने, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। सर कम अट्रैक्शन है, अभी कम अट्रैक्शन है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अट्रैक्शन इतना ज्यादा सीवियर होता है, इतना ज्यादा डोमिनेट अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन पे एनर्जी ऑफ द सिस्टम बहुत कम होती है, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है बॉन्ड। और इस पोजीशन पे जहां पर ये दो एटम्स अब रहेंगे, ये नजदीक नहीं आएंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं, जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस का नाम है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। आप कहेंगे सर ये परमानेंटली फिक्स? हाँ, अब ये दो एटम्स इसी डिस्टेंस पर रहेंगे, बिकॉज इस डिस्टेंस पे एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज मैक्सिमम। और इस वक्त इनकी न्यूक्लियस के बीच में कितनी डिस्टेंस है? दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इज दिस क्लियर? और इस वक्त जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिस R0 हैज बीन फाउंड। इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल जो है, दिस R0 हैज बीन फाउंड टू बी 0.74 एंगस्ट्रम। तो देखिए 1 एंगस्ट्रम जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहां पर जो दो हाइड्रोजन न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस है दैट इज 0.74 एंगस्ट्रम। सर क्या ये हर किसी मॉलिक्यूल में सेम होगा? नहीं, ये तो वेरी करता है, बॉन्ड लेंथ वेरी करता है, ये तो डिपेंड करता है साइज ऑफ द एटम पे। इज दिस क्लियर? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखा गया है 0.74 मींस जब दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस कितना दूर रहेंगे, 0.74 एंगस्ट्रम, उस डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है, मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। इस वक्त एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, दैट डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस वक्त जो मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स है उसी का नाम है बॉन्ड। तो क्या बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड? Bond is nothing, it's the maximum force of attraction between the two bonded atoms, and the distance between the two nuclei at this maximum attractive force is known as bond length or internuclear distance. अब आप इनको फर्दर नजदीक लाएंगे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, और इसके बाद देखिए ये अनस्टेबल सिस्टम बढ़ता है, इसकी एनर्जी स्टीपली राइज होती है, तो ये भाग जाते हैं, और इसी पोजीशन का नाम है, इसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ। और यहां पर जो इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिस हैज बीन फाउंड टू बी 0.74 एंगस्ट्रम। इज दिस क्लियर? और यहां देखिए जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यहां से यहां देखिए, ये देखा गया है इट इज 458 किलो जूल्स पर मोल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
फॉर H2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा कितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, 458 किलो जूल्स। मींस अगर आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अब ब्रेक करना होगा तो ये अब अट्रैक्शन है, तो बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग इज, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो आपको इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करना होगा, आपको यहां से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये भाग जाएंगे। कितनी एनर्जी देनी होगी? दैट इज 458 किलो जूल्स पर मोल। मींस जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड्स बनता है तो इस वक्त जो एनर्जी निकलती है वो कितनी है? 458 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन अगर आपको ये ब्रेक करना होगा आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक। मींस वहां से एनर्जी निकलती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में यहां से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी है, ये बॉन्ड एनर्जी है, दैट इज 458 किलो जूल्स। इज दिस क्लियर? इतनी एनर्जी निकलती है बाहर, दैट्स कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BD। इज दिस क्लियर? तो ये यहां पर इसी डिस्टेंस का नाम है बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसके बाद आप फर्दर अब आप R को डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करने से ये स्टेपली राइज होता है, तो ये जो होगा, ये दो एटम जो है दे विल फ्लाई अपार्ट। इज दिस क्लियर? सो दिस मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज बॉन्ड। हर किसी मॉलिक्यूल में, अब जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगी उसमें उतनी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज बॉन्ड बनने से एनर्जी निकलती है, तो वो उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इज दिस क्लियर? सो दैट इज व्हाई ऑक्टेट टूल को छोड़ने के बाद जब हम इस लॉजिक सेकंड पे आ जाएंगे तो हमारा, अब ये लॉजिक सेकंड में हमने ये डिड्यूस किया कि हमेशा एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड डिक्रीज। बॉन्ड बनने से एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नटशल में आप ये कहेंगे, सर काल जो है केमिकल बॉन्डिंग का, इट लीड्स टू द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड हेंस इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर? तो डिक्रीज कैसे होती है? अट्रैक्शन से डिक्रीज होती है। इंक्रीज कैसे होती है? रिपल्शन से। क्या बॉन्ड मेकिंग में दोनों फोर्सेस होते हैं? हाँ, दोनों फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, लेकिन जिस डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं रिपल्सिव फोर्सेस से, उस डिस्टेंस का नाम है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उस वक्त जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है उसी अट्रैक्शन का नाम है बॉन्ड। इज दिस क्लियर? अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाएंगे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था बॉन्डिंग का, लेकिन प्लीज आप लेक्चर फर्स्ट को भी देखेंगे, लेक्चर सेकंड को भी देखेंगे, और फिर हम आ जाएंगे लेक्चर थर्ड पे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? थैंक यू वेरी मच।